Good morning students, this is Monica, your Sanskrit teacher for class 5. तो आज हम लोग फर्स्ट असाइनमेंट पार्ट 1 सा और एशा के बारे में पढ़ेंगे। तो सा और एशा के बारे में बताने से पहले मैं आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर के बारे में बताती हूँ। जो शब्द जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहेंगे। जैसे स्त्रीलिंग जाति में माता, बहन और बेटी आते हैं, उसी तरह पुल्लिंग में पिता, भाई और बेटा आता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द। वह को हम लोग संस्कृत में कैसे लिखेंगे? सा में आकर सा। उसी तरह पुल्लिंग में वह को हम लोग सा के साथ विसर्ग जोड़कर सा बनाते हैं। स्त्रीलिंग में वह को हम लोग सा में आकर सा लिखते हैं, और पुल्लिंग में हम लोग वह को सा में विसर्ग जोड़कर सा बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्त्रीलिंग में यह को हम लोग ऐसा लिखते हैं, और पुल्लिंग में यह को हम लोग ऐसा लिखते हैं। दोनों में आप देखिए सा के अंत में विसर्ग जोड़ा है, इसमें भी सा के अंत में विसर्ग जोड़कर हम लोग सा बनाते हैं। वह के लिए सामने आकर सा, यह के लिए ऐसा, पुल्लिंग में वह के लिए सा और यह के लिए ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको और देती हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं वह बालिका, तो इसे हम लोग संस्कृत में अनुवाद करेंगे। वह के लिए सामने आकर सा, और बालिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी का में आकर का था, यहाँ भी का में आकर का ही रहेगा। वह बालिका, सा बालिका। उसी तरह पुल्लिंग में वह बालक, इसको संस्कृत में परिवर्तित करेंगे। सा बालका, वह बालिका, सा बालिका। वह बालक, सा बालका। ठीक है, अब मैंने लिखा यह अध्यापिका, यह शिक्षिका जिसे कहते हैं, इसे हम लोग संस्कृत में परिवर्तित करेंगे। यह के लिए मैंने क्या बताया? ऐसा, और अध्यापिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह अध्यापिका, ऐसा अध्यापिका। उसी प्रकार
अध्यापका। फिर से एक बार पढ़ते हैं, वह बालिका सा बालिका, यह अध्यापिका ऐसा अध्यापिका, वह बालक सा बालका, वह अध्यापक ऐसा अध्यापका। यहाँ ध्यान देंगे, जब हम लोग स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो आकार का विवरण होता है, और जब पुल्लिंग की बात करते हैं तो विसर्ग का वर्णन होता है। तो इसको आप घर में बोल बोलकर अभ्यास करेंगे। आपके बुक में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें आप देखें और घर में याद करें। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका, योर संस्कृत टीचर फॉर क्लास 5। आज हम लोग वंदना से शुरुआत करते हैं। संस्कृत में जो वंदना दिया गया है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो इस वंदना का अर्थ हुआ, हे ईश्वर, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो। सखा का अर्थ हुआ दोस्त या मित्र। तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रविणम हो, मतलब तुम ही विद्या देने वाले हो और तुम ही धन संपत्ति हो। हे ईश्वर, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। सर्वस्व का अर्थ हुआ सब कुछ। तो इस वंदना में हम लोग भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही दोस्त हो, तुम ही मुझे विद्या देने वाले हो, तुम ही मेरे धन संपत्ति हो और तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो ये वंदना को आप लोग घर में याद करेंगे और साथ ही साथ इसके अर्थ को भी याद करेंगे। अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वर्णमाला से। संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो ये है, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। तो ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं अ, ई, उ, री, ल। दीर्घ के अंतर्गत आते हैं आ में आकर आ, ई, उ, री, ल। संयुक्त के अंतर्गत आते हैं ए, ओ, औ। ये हमारे स्वर हुए। और व्यंजन में जो हमने गाघा गाघा अंगा पढ़ा है, हा तक, उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, व्यंजन और स्वर के बारे में जानते हैं। वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। ये जो वर्ण है, इनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं होता है, और स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो व्यंजन और स्वर को जोड़ करके हम एक संपूर्ण शब्द बनाते हैं। जैसे का हमने लिया व्यंजन से और आ हमने लिया स्वर से, तो का और आ को जोड़ करके हम एक संपूर्ण शब्द का बनाते हैं। जब हम एक शब्द बनाते हैं तो का के नीचे जो हलंत है उसका लोप हो जाता है। जब भी का के साथ हम आ जोड़ते हैं, मतलब स्वर जोड़ते हैं, तो इसके नीचे जो हलंत होता है उसका लोप हो जाता है, मतलब ये हट जाता है। अब देखिए अनुस्वर और स्वर के बारे में। यहाँ जो चिन्ह आपको दिख रहा है बिंदु, इसे हम लोग अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर का प्रयोग हम लोग हमेशा शब्द के ऊपर करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं अंश, तो ये हो गया हमारा अनुस्वर। अनुस्वर का प्रयोग हम लोग हमेशा नाक से करते हैं और ना के रूप में। जैसे हम लोग अंश बोलते हैं तो ये ध्वनि हमारे नाक से निकलती है, तो यहाँ पे ना एक छुपा रहता है। जैसे अंश या वंश, इन सब में हम लोग अनुस्वर लगाते हैं। उसी प्रकार
दो बिंदुओं वाला चिन्ह आप देख रहे हैं, इसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं नर, इसके बाद हमने विसर्ग लगा दिया तो ये बन गया नरह। यहाँ पे हमारा था जो है वो छुपा हुआ है, तो शब्द के बाद हम लोग विसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया नरह। उसी तरह बालक, ये याद रखेंगे हम लोग अनुस्वर का प्रयोग शब्द के ऊपर करते हैं और विसर्ग का प्रयोग शब्द के बाद करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मात्रा के बारे में। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम मात्रा के रूप में देखते हैं। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ, जैसे यहाँ पे एक स्वर है आमे आकार आ और यहाँ एक व्यंजन है, तो इन दोनों के मेल से हमें क्या मिला, कामे आकार का। उसी प्रकार यहाँ क है एक व्यंजन और उसके साथ ई हमने स्वर जोड़ा, का ई, ये हमारी छोटी ई की मात्रा हुई, तो ये बन गया की। ठीक है, तो ये हमारा मात्रा हुआ। अब हम पढ़ेंगे आक्रांत के बारे में। तो जैसे यहाँ एक शब्द हमने लिखा बालक, इसे अब हम तोड़ करके लिखते हैं। पहले हमने लिखा बा के नीचे हलंत लगाया, उसके बाद यहाँ एक आकार है तो उसके लिए हमने लिखा आमे आकार आ, फिर जोड़ किया, उसके बाद ला लिखकर नीचे हलंत लगाया, उसके बाद क, नहीं ला के बाद हमने आ लिखा, उसके बाद का के नीचे हलंत लगाया और उसके बाद हमने आ लिखा, तो ये हो गया बालक। तो यहाँ पे का हम लोग का जो अंत हुआ है ये आ से हुआ है, इसके बाद जो हमारा शब्द आया वो आ है, तो इसे हम लोग आक्रांत कहते हैं। उसी प्रकार आकारांत में देखेंगे लता, तो ला के नीचे हलंत लगाया, उसके बाद आ लिखा, जोड़, ता के नीचे हलंत लगाया, ता में आकार था तो यहाँ हमने आ में आकार लिखा, तो इसके अंत में आ में आकार आ आया, तो ये बन गया आकारांत शब्द। ठीक है, दोनों का यही डिफरेंस है कि लास्ट में हम लोग आ में इसका अंत किए और इसमें आ में आकार आ में, तो ये हो गया आकारांत। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। जब एक स्वर रहित व्यंजन का मेल दूसरे व्यंजन से होता है तब वह संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में, जैसे हम लोग का जोड़ श लिखते हैं, ये भी एक व्यंजन है और ये भी एक व्यंजन है। दो व्यंजनों का मेल हमारे लिए एक और व्यंजन बनाता है छ। ठीक है, दो व्यंजन के मेल को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ता जोड़ रा, हम लोग ता बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया संयुक्त व्यंजन। तो आज के पाठ में इतना ही। मैं इससे आपको कुछ अभ्यास दे दूंगी, उसे आप अपने घर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।